दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार तरीके से आज का जो पहला प्रश्न बनेगा वो बनेगा एक सैन्य अभ्यास को लेकर, और ये एक्सरसाइज को लेकर क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से बनेगा कि किस देश के नौसेना के द्वारा ट्रोपेक्स ट्रोपेक्स नाम का एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा, किसके द्वारा? इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है जिसका नाम है ट्रोपेक्स। तो ट्रोपेक्स नाम का ये जो सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है ट्रोपेक्स नाम का, इसको भारत में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेवी में इसको कंडक्ट किया है, और इसका आप ये फोटो देख सकते हैं। चूंकि इसको नेवी ने किया है तो नेवी का एक्सरसाइज ट्रोपेक्स आप देख सकते हैं। एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। और यहाँ पर पिछले साल की बात है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। आंसर हो जाएगा, ये जो सैन्य अभ्यास है इसको हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। तो हिंद महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो ये जो ट्रोपेक्स नाम का एक्सरसाइज है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो दोस्तों मैं आपको सैन्य अभ्यास की एक लिस्ट पूरा रिवीजन करवा सकता हूँ, लेकिन हम लोग कौन से सैन्य अभ्यास का रिवीजन करेंगे जो कि हाल ही में यानी कि वर्ष 2020 में कंडक्ट किए गए ऐसे सैन्य अभ्यास जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला ये जो पूरा लिस्ट मैंने बनाया है इसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट अभ्यास हैं। तो शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग अभी रिसेंट में देखे होंगे तो एक एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम था युद्ध अभ्यास 2.0। तो ये जो युद्ध अभ्यास 2.0 नाम का एक एक्सरसाइज है, ये कौन से दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? इसको भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है, और इसको राजस्थान में आयोजित किया गया है। उसके बाद में एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है एमफैक्स 21। इसको इंडियन नेवी कंडक्ट करती है, और उससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि इसको कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको अंडमान निकोबार आइलैंड में किया गया है। कवच नाम का ये जो एक्सरसाइज है इसको इंडियन नेवी ने अंडमान और निकोबार आइलैंड में आयोजित किया था। उसके बाद में डेजर्ट नाइट 21। तो डेजर्ट नाइट 21 ये जो है इसको भारत और फ्रांस के बीच में जोधपुर में आयोजित किया गया है। राजस्थान के जोधपुर में इसको आयोजित किया गया है। उसके बाद में हम लोगों ने एक पढ़ा था सी विजिल 21। तो ये जो सी विजिल एक्सरसाइज है इसको भारतीय नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया है। फिर एक 2020 में हुआ था पासेक्स। पासेक्स एक तरीके से नवल एक्सरसाइज है, और इसको इंडिया और वियतनाम देश के बीच में किया गया था। कहाँ पर? साउथ चाइना सी पर। एक एक्सरसाइज था सिम्बैक्स। तो सिम्बैक्स नाम का जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में अंडमान सी में किया गया था। फिर है हाल ही में दूसरा संस्करण सिटमैक्स 20 का दूसरा संस्करण थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में। सिटमैक्स में इंडिया नहीं है, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में अंडमान सी में किया गया था। फिर एक एक्सरसाइज रहा था मालाबार। तो ये जो मालाबार नवल एक्सरसाइज है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज है, इसको यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज़ के और इंडिया, इन चारों देशों की नेवीज़ के साथ में किया गया था। कहाँ पर? अरेबियन सी में।
तो आई होप रिसेंट में जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं हमने उन सभी का रिवीजन कर लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जनवरी 2021 का पीडीएफ लॉन्च हो चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहाँ से जाकर आप उसको ले सकते हैं। इसके बाद में देखो क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में आईजॉन लाइफ के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में एजॉन लाइफ के जो नए एमडी और सीईओ बने हैं वो बने हैं सतीश बालाकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? एजॉन लाइफ के बने हैं सतीश बालाकृष्णन। इनका एक फोटो देखेंगे मुस्कुराते हुए, सतीश्वर बालाकृष्णन। यहाँ पर याद रखेंगे सतीश्वर है, ये सतीश्वर, सतीश नहीं सतीश्वर, सतीश्वर बालाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सतीश्वर बालाकृष्णन का फोटो, जिसको लिखा गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ आईजॉन लाइफ। इनका फोटो देख सकते हैं, ये रहे सतीश्वर बालाकृष्णन। अब ये जो आईजॉन लाइफ है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ 2 बार एक एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में और एसएससी सीएचएसएल में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2008 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों चूंकि एमडी और सीईओ की बात चली है तो हम लोग रिसेंट में मतलब पिछले 2-3 महीनों में जितने भी इम्पोर्टेंट एमडी और सीईओ की लिस्ट है उसका भी रिवीजन कर लें तो और अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखो आपको कितना रिवीजन हो चुका है, कितना आपको याद है, वो भी जज हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए हाल ही में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो नए सीईओ बनाए गए हैं वो बनाए गए थे आरएस शर्मा। उसके बाद में एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए थे शशिधर जगदीशन। ठीक है। इसके बाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए जो सीईओ हैं वो रविंदर भाकर को बनाया गया है। फिर FSSAI के नए जो सीईओ बने हैं अरुण सिंघल बने हैं। आपको भी पता है दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, इसका क्वेश्चन ऊपर है, ऑप्शंस नीचे हो गए हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा आरबीआई के द्वारा कब से कब तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जा रहा है। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं। हाल ही में आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो अपना 8 फरवरी से 12 फरवरी तक उन्होंने अपना फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बनाया है, वित्तीय साक्षरता दिवस बनाया है, जिसमें कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल लेन देन और जो वित्तीय साक्षरता की जानकारियां होती हैं उसके बारे में लोगों को बताने के लिए कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो देखो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2021 फ्रॉम फरवरी 8 से फरवरी 12 के बीच में इसको आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर दोस्तों इसका हम लोग 2021 के लिए जो इसका विषय देखें, सब्जेक्ट जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बनाया गया है तो वो हो जाएगा क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। ये इसके लिए थीम हो जाएगा। तो ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि आपसे जैसे आप बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आरबीआई का पेपर हो गया, एसबीआई हुआ, आईबीपीएस भी होगा, उन सब में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये इसका विषय आपको याद रखना है। बाकी आरबीआई के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसके गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। फिर इसके जो डिप्टी गवर्नर हैं उसमें है विभू प्रसाद कानूनगो। पहले तो आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, चारों के नाम याद रखना, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। फिर दूसरे का नाम है महेश कुमार जैन, फिर है माइकल देवव्रत पात्रा, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में नाम है एम राजेश्वर राव। तो ये चारों के नाम अगर आपको याद होंगे तो एग्ज़ाम में आपसे कितना भी घुमाकर पूछे आप उसको आंसर करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की
जो कलगी बनती है उसको टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। यहाँ पर पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर इसका आंसर बताऊँगा। दोस्तों ये बड़े दुख की बात है, एक मोनाल पक्षी होता है, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, ये है मोनाल पक्षी। और इस पक्षी के ऊपर आप देख सकते हैं ये जो पंखी लगी हुई है, तो इसको लोग क्या करते हैं, पुराने समय से एक परंपरा आ रही है कि राजा महाराजा उन्हीं के समय से ये जो मोनाल पक्षी है इसके सर के ऊपर में जो पंखी होती है उसको निकाल कर लोग इस तरीके से अपने मुकुट पर पहनना पसंद करते थे। और पुराने समय से चूंकि ये चीज़ चली आ रही है, इस वजह से बहुत ज़्यादा चलन में होने की वजह से ये जो मोनाल पक्षी है इसका शिकार किया जाने लगा। इसको मारकर लोग इसका जो ये वाला पार्ट होता है ऊपर वाला, इसको टोपी में लगाकर पहनने लगे थे। तो हाल ही में इस पक्षी पर होने वाले इस अत्याचार को देखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य ने अनाउंस किया है कि अब जो मोनाल पक्षी की जो कलगी होती है उसको अब टोपी पर लगाकर नहीं पहना जा सकता है, इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाकर भले पहन सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, हिमाचल प्रदेश में रोक लगा दी गई है। फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में एक देश है जिसका नाम है तुर्की। तुर्की ने अपना स्पेस प्रोग्राम घोषित कर दिया है और उसने किस वर्ष तक चंद्रमा तक पहुंचने की घोषणा करी है। तो हाल ही में तुर्की देश जो है उसने अनाउंस किया है कि 2023 तक 2023 तक वो अपने आपको चंद्रमा तक पहुंचा देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रजब तैयब एर्दोगन, याद रखेंगे। और 2023 का ये जो वर्ष चुना है उसी समय तुर्की के गणराज्य बनने के पूरे 100 साल भी कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, तुर्की के 100 साल पूरे होने के वो है वो 2023 में ही पूरा हो रहा है। दोस्तों ये चीज़ हम सुन चुके हैं कि जो कार है वो सीएनजी से लेस होकर आने लगी है। कार हम लोग सीएनजी की सुन चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया गया है। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये क्वेश्चन बनेगा। तो सीएनजी से चलने वाला, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोगों से जानना चाहूँगा। वैसे तो आसान है लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। तो ये जो सीएनजी का ट्रैक्टर है इसको अभी लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, नितिन गडकरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में भारत का पहला जो सीएनजी ट्रैक्टर है वो नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसमें कि आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी विल लॉन्च इंडियाज, भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर। तो इसको नितिन गडकरी जी लॉन्च करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये फ़ोटो देखिए, दूसरी बात में 12 फरवरी को इसको लॉन्च किया गया है। और देखो लिखा है इसमें किसानों को एक साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा की बचत होगी। उनका डीजल और पेट्रोल पर जो डिपेंडेंसी थी वो कम हो जाएगी। सीएनजी से वो अपने ट्रैक्टर को लंबे समय तक चला सकते हैं। और सभी किसान भाइयों के लिए इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया है। इस ट्रैक्टर को विकसित किसने किया है, तो 2 कंपनियों ने मिलकर इस पर काम किया था। एक का नाम है रॉमेट टेक्नो सॉल्यूशंस और दूसरी है टोमासेटो एकाइल इंडिया। इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इस ट्रैक्टर को विकसित किया है। आगे चलते हैं। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में 93वां 93rd ठीक है, ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की किस मूवी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यहाँ पर अवार्ड विनिंग की बात नहीं हो रही है, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग की बात हो रही है। तो भारत की एक मूवी है जिसका नाम है बिट्टू, इसको टॉप 10 में शामिल कर लिया गया है। बिट्टू को टॉप 10 में शामिल कर लिया गया है। जल्लीकट्टू भी इस रेस में चल रही थी, लेकिन जल्लीकट्टू कल ही न्यूज़ सुनी है कि वो बाहर हो गई है। और बिट्टू नाम की ये जो मूवी है इसको टॉप 10 में शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है ऑस्कर अवार्ड्स के शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में।
तो यहाँ पर बिट्टू मूवी का आप इस तरीके से फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें आपको ये जो मूवी है, ये आप देख सकते हो, दो लड़कियों की फ्रेंडशिप के ऊपर है। दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनकी फ्रेंडशिप को लेकर ये मूवी है। और ये एक शॉर्ट फिल्म है जो कि बहुत ही शानदार है। इसका अगर आप इसका प्रोमो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बिट्टू मूवी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, एक बार देखना ज़रूर। तो ये सच्ची घटना पर आधारित है और बहुत ही अच्छी है, जिसकी वजह से इसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन बनेगा, किस भारतीय फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए टाइगर पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन को समझना, टाइगर पुरस्कार जीतने वाली कौन सी मूवी कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्टार रॉटरडैम 2021 में कौन सी मूवी ने जीता है? आंसर हो जाएगा कोज हैंगल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूज हैंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने इसको जीता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। तो इसमें देखो लिखा भी है, टाइगर कंपटीशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 में इस मूवी ने इसको जीता है। यह एक तमिल फिल्म है। और अगर हम लोग बात करी जाए, ये जो फिल्म फेस्टिवल है जिसका नाम है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम, इस बार इसका 50वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एवरी ईयर समर्पण दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा, हर साल दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार ये जो दिवस है 11 फरवरी को मनाया गया है। उसी दिन हर साल इसको समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी ने इस प्रोग्राम के तहत उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करी है। लिखा है पीएम मोदी अटेंड्स समर्पण दिवस प्रोग्राम ऑन पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि। साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए इस बार उनकी 53वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं उनके जन्म दिवस यानी कि 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दो दिवस आपको पता चले, पहला तो अंत्योदय दिवस और दूसरा आपको मैंने बताया समर्पण दिवस। समर्पण दिवस मनाया जाता है जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, यानी कि उनकी पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाते हैं। और अंत्योदय दिवस मनाते हैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर, जो कि पड़ता है 25 सितंबर को। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है बिना कन्फ्यूज़न के। क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है हर साल 12 फरवरी को। इस बार आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक है, दिवस तो अलग चीज़ हो गई, जो नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक है वो 12 से 18 फरवरी के बीच में मनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक जो है, इसका जो सेलिब्रेशन है ये 12 से 18 फरवरी के बीच में मनाया जाएगा। और इस बार इसका जो थीम है वो है उद्योग मंथन फॉर प्रोडक्टिविटी, ये इसका थीम भी रखा गया है। और नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को मनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो हमने आज जितने भी क्वेश्चंस किए उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला तो हमने किया था आइजॉन लाइफ के एमडी और सीईओ बने हैं सतीश्वर बालाकृष्णन। फिर उसके बाद में पढ़ा था कि आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब मनाया है? 8 से 12 फरवरी को मनाया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन था कि मोनाल पक्षी की जो कलगी होती है उसकी टोपी पहनने पर रोक किसने लगाई है? हिमाचल प्रदेश में लगाई गई है। तुर्की ने अपने स्पेस प्रोग्राम में चंद्रमा का मिशन कब घोषित किया है? 2023 तक। फिर भारत का पहला जो सीएनजी ट्रैक्टर है वो किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी ने किया है। फिर हमने पढ़ा था कि लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए कौन सी मूवी सेलेक्ट हुई है? बिट्टू ही है। फिर उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2021 में टाइगर पुरस्कार किसने जीता है? तो कोज हैंगल ने जीता है।
समर्पण दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है?